हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लकीड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग बात कर रहे हैं, जो पिछला थोड़ा सा 11th का टॉपिक है कि वेव्स क्या होती हैं। तो वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का काम करती है। वेव क्या होती है कि जैसे कि हमने यहाँ पर पत्थर डाला किसी तालाब के अंदर, और यहाँ पर कोई तालाब के अंदर कोई लकड़ी का गुटका तैर रहा है, तो जैसे ही मैं यहाँ से पत्थर डालूंगा तो ये एनर्जी यहाँ गई और वेव के रूप में ये एनर्जी कहाँ पहुँच गई, उस जो हमारे पास इसमें लकड़ी का गुटका तैर रहा है उसके पास पहुँच गई और वो वाइब्रेट करने लगा। तो वाइब्रेट मतलब ऊपर को जाएगा नीचे को जाएगा। सोचो ना, यहाँ पर पत्थर डालेंगे तो वेव्स बनेंगी, वेव्स उसको हिट करेंगी, हिट करने से ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी कैरी कौन कर रहा है, इस एनर्जी को उस गुटके के पास कौन ले गया, तो आंसर है वेव ले गई। तो वेव वही कहते हैं कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो आगे चलते हैं। वेव हमारे पास मेनली दो टाइप की होती हैं। पहली टाइप की जो वेव होती है हमारे पास, वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव के लिए हम क्या डेफिनेशन देंगे इसमें कि मैकेनिकल वेव क्या होती है। तो मैकेनिकल वेव हमारे पास ये है कि मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड ए मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट। इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड ए मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट। तो इनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम के बिना ये चलेंगे नहीं, मीडियम के बिना ये चलेंगे नहीं। तो मीडियम इनके लिए ज़रूरी है, मीडियम इनको ज़रूरी चाहिए। तो कौन सी वेव को, मैकेनिकल वेव को। अब मैकेनिकल वेव में दो प्रकार की वेव होती है। एक वेव होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और एक होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव कौन होती है, ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास कौन सी होंगी, तो ट्रांसवर्स वेव हमारे पास होंगी कि पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करे और वेव इधर की तरफ को ट्रेवल करे। यानी कि जो पार्टिकल है और जो वेव है दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने चाहिए। कहने का मतलब यह है, व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जब मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव के चलने के, मतलब वेव ऐसे चले और पार्टिकल इस प्रकार से वाइब्रेट करे। ऐसे हम इन वेव्स को दिखाते हैं। इस प्रकार से वेव तो इधर को चल रही है और पार्टिकल जो है मीडियम के इधर की तरफ को परपेंडिकुलर, वेव ऐसे और पार्टिकल का देखो वाइब्रेशन ऐसे, पार्टिकल कभी ऊपर कभी इधर को नीचे कभी और नीचे। तो इस वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर पार्टिकलों का वाइब्रेशन होना चाहिए। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर होगा या वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव कौन होती है, तालाब में पत्थर फेंको तो जो वेव बनती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। रस्सी को झटका दो तो जो वेव बनती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। इस प्रकार से चलती है। और सबसे मेन बात है इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन और ओमेगा टी और प्लस माइनस के एक्स, ये इसका इक्वेशन आता है। हमने 11th में इसके बारे में पढ़ रखा है। यहाँ पर ए क्या है, तो ए एम्पलीट्यूड है। ए को कहते हैं यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड, ध्यान रखेंगे, इस ए को कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इसे एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। के इज इक्वल टू क्या आएगा, 2π/λ। के को क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव कांस्टेंट के को कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। इस इक्वेशन की हमको जरूरत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो भी ट्रांसवर्स होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स वेव बनती है उसके अंदर भी एक टाइप से। तो उसका इक्वेशन भी यही बनेगा इसके अंदर। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमको इस इक्वेशन की रिक्वायर्ड होगी। ये ट्रांसवर्स वेव होगी, ज़्यादा इसके बारे में हम बात कर नहीं रहे हैं। दूसरी प्रकार की वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है कि वेव भी उसी डायरेक्शन में चले और पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करें। यानी कि जो पार्टिकल है उनका जो वाइब्रेशन है और जो वेव का प्रोपोगेशन है दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इसमें परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, उसमें सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रेवल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, देन द वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोनों एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने चाहिए। जैसे कि हमारे पास साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव में देखो इस प्रकार से ऐसे करके साउंड वेव, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मेरे बोलने से क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ के पार्टिकल ऐसे दब रहे हैं ऐसे, और जब दबेंगे तो स्प्रिंग की तरह खुलेंगे ऐसे। तो फिर जब इधर को खुलेंगे तो इधर के पार्टिकल दब जाएंगे, फिर इधर के पार्टिकल ऐसे करके वेव चलेगी।
ऐसे करके वेव चलेगी। पार्टिकल भी कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, देखो पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी ऐसे चल रही है इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये हमारे पास वेव आ जाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जाम्पल हो गया इसका साउंड वेव हमारे पास, तो साउंड वेव इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गई वेव्स। अब वेव के बाद अब हमको दूसरे प्रकार की वेव पढ़नी है। जैसे कि पहले प्रकार की वेव हमने पढ़ी, तो पहले प्रकार की वेव आई है हमारे पास मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। दूसरे प्रकार की वेव आएगी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर ऐसा कैसे होता है, ऊपर ये इनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती नहीं है, तो फिर इनमें कौन ट्रैवल करते हैं, किसके ट्रैवल करने से ये वेव चलती है, जिनके लिए कि मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो हमारे पास अभी आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो हमारा अब टॉपिक एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप एक चीज़ याद रखेंगे, एक पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको ध्यान करेंगे और यहाँ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों पॉइंट को फोकस करेंगे, इन दोनों पॉइंट पर क्लियर करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। तो चलिए पहले बात करते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ ये वाला पॉइंट पर ध्यान देना जरा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किस में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। हम जानते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो फ्लक्स में भी चेंज होता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो फ्लक्स में भी चेंज होता है, ठीक। जब फ्लक्स में चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, फैराडे ने बोला था। दोबारा, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने पर फ्लक्स में चेंज होता है। जब फ्लक्स में चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, और जब एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है तो करंट दौड़ता है, ठीक। अब करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ने का मतलब, ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब करंट दौड़ता है तो करंट दौड़ने का मतलब है कि चार्ज दौड़ रहे हैं, चार्ज दौड़ रहे हैं। और चार्ज कैसे दौड़ रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, बात को सुनो। यहाँ पर एक चार्ज था, इस पर हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो किस में चेंज हुआ, फ्लक्स में। जब फ्लक्स में चेंज हुआ तो किस में चेंज हुआ, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, एक इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो क्या बहने लगा, करंट। करंट का बहने का मतलब है चार्ज दौड़ने लग गया। जो चार्ज स्टेशनरी था, जो चार्ज रुका हुआ था, वो चार्ज चलने लग गया, वो चार्ज दौड़ने लग गया। और चार्ज दौड़ने का मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लगा। देखिए सुनो, एक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जो रुका हुआ स्टेशनरी चार्ज है उस पर काम नहीं करता। यहाँ पर एक चार्ज देखो रुका हुआ था, इसको दौड़ने लग गया है, चार्ज दौड़ने लग गया। तो चार्ज को दौड़ाने का काम कौन करता है, तो चार्ज को दौड़ाने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। अरे ध्यान करो, ये स्टेशनरी मैग्नेटिक, अगर जो स्टेशनरी चार्ज था तो स्टेशनरी चार्ज को दौड़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फोर्स होता है F=QVB। तो ये कब लगता है, जब चार्ज कैसे आ जाएगा, जब चार्ज मूवमेंट में आ जाएगा। लेकिन ये चार्ज तो पहले स्टेशनरी था, स्टेशनरी था तो चलने लगा होगा, चलने लगा होगा तो कौन सा फोर्स इस पर लगा होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा। और वो क्यों लगा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा। तो इसका मतलब हमने क्या कहा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा बोलता हूँ, देखो मैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, ध्यान करिए मेरी बात को, तो फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ बनता है। इंड्यूस ईएमएफ बनता है तो करंट बनता है। करंट का मतलब चार्ज दौड़ रहा है। चार्ज दौड़ रहा है, चार्ज को दौड़ाने के लिए कौन चाहिए, चार्ज को कौन दौड़ा सकता है, तो हम जानते हैं कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दौड़ा सकता। तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ा रहा होगा, तो यानी कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। वो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इतनी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा वो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
दूसरा पॉइंट हमारे पास है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि जहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास पढ़ना है हमने। एक्चुअल में चैप्टर को यहाँ से हम ढंग से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 पॉइंट याद रखिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है मेरे पास। तो हमारी हाइडिंग है आप डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको ध्यान से देखेंगे जरा। डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ तक हम इसको लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट किसको कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में देखिए जरा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट करंट को मैं कैसे समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज़ है? ये एक सर्किट है, यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाया और यहाँ पर मैंने इसके साथ एक बैटरी लगा दी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट दौड़ा, ये करंट दौड़ा और यहाँ पर करंट आया। ठीक, सारे में करंट आ रहा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मैं कंपास सुई लेके आया। जो कंपास लेके आया, जब मैं मतलब जो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा। यहाँ पर मैंने कंपास को रखा, ये कंपास इस टाइप की कंपास सुई है कोई हमारे पास ही, तो ये निडल मैंने रखी यहाँ पर। तो इस निडल में डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहाँ पर भी करंट होता है, ये करंट जहाँ पर भी आएगा तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है? तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब भी करंट आता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। पढ़ रखा हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको। तो चलो, जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसीलिए इस कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया। ये तो ठीक बात है। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि यहाँ पर तो दोनों प्लेटों के बीच में गैप आ गया। गैप आ गया तो करंट नहीं है। करंट नहीं है तो हमने क्या किया? इस कंपास को उठा करके यहाँ रखा। हमने कहा इस कंपास में भी डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। दोबारा, यहाँ पर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक, अब उसी में कंपास को हमने यहाँ पर रखा। हमने बोला यहाँ इस कंपास का क्या होता है? तो हमने कहा इस कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि यहाँ करंट नहीं है। करंट ना होने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने से क्या होगा? उस कंपास में कोई डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर कंपास को रखा तो इस कंपास में भी डिफ्लेक्शन आ गया। इससे क्या पता चल रहा? इससे पता चल रहा कि यहाँ पर भी कुछ है जो इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा। अब बात को समझिए ढंग से। यहाँ पर तो करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ तो करंट है ही नहीं, तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन बना रहा? इस यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा, इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन बना रहा? इसमें जो डिफ्लेक्शन आया वो किसने किया? तो उसके बारे में देखिए जरा कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन कहाँ से आया हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए जरा, जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा तो ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होगा। ये प्लस से जुड़ा हुआ तो पहले ये प्लस आया या माइनस आया, तो चार्जिंग इसकी होने लग गई होगी। यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना। देखो, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। फिर और थोड़ी सी चार्जिंग आई इस पर, और थोड़ी सी चार्जिंग आई, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। और थोड़ी सी चार्जिंग आई, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। और थोड़ी सी चार्जिंग आई, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। और थोड़ी सी चार्जिंग आई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जा रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम था और धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लग गया। यानी कि यहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सवेल ने बोला कि ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यही एक करंट को प्रोड्यूस करता है और उस करंट को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस करंट को प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये एक करंट बना रहा और वो करंट उस मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक नीडल थी, जो कंपास था, इसमें डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बन रहा? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है। फिर दोबारा देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कौन बना रहा है? तो करंट बना रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कौन बना रहा है? तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। यानी कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही काम कर रहा है जो काम कौन कर रहा है? करंट कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक प्रकार के करंट को प्रोड्यूस करता है। उस करंट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट और उसे आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इतनी बात समझ में नहीं आएगी तो आगे प्रॉब्लम होने लग जाएगी।
आगे पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम होगी जब तक आप डिस्प्लेसमेंट करंट को समझेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट बार इसको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने ये इसको एक बैटरी से जोड़ा या एक कैपेसिटर जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर करंट आया और जहाँ पर करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तो इसमें जो कंपास रखा हुआ है इसमें डिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर जब हमने कंपास का रखा तो इस पर भी डिफ्लेक्शन आया। तो मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, इसलिए इसमें एक डिफ्लेक्शन आ रहा। देखिए यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन बना रहा है, करंट। यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड को कौन बना रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए वो जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही काम कर रहा है जो करंट कर रहा। करंट क्या कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहा, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा। इसलिए करंट यहाँ पर वही काम कर रहा है जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिस करंट को बनाता है उसी को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसे आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ, जरा मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान कर लेंगे चेंज डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो यहाँ लिख देते हैं हम, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड produced a current. This current is known as displacement current. It is represented by ID, and ID is equal to epsilon naught d phi e अपॉन dt। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिस करंट को प्रोड्यूस करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहाँ से आया, थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ कि गॉस के थ्योरम से हम जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, इधर डिफ्रेंशिएट किया है तो डी फाई ई अपॉन डी टी और इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्यू का डिफ्रेंशिएट किया तो डी क्यू अपॉन डी टी। तो क्यू अपॉन टी एक आई हो जाती है, तो यहाँ पर डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक क्यू अपॉन टी आई आता है। तो यहाँ पर हम करंट लिख देंगे। ये करंट कौन सा है, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिस करंट को बना रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिस करंट को बना रहा है, इसलिए इसको हमने क्या, कौन सा करंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आया तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। ये यहाँ से मैंने इसको यूज़ किया, ये यहाँ से मैंने इसको यूज़ किया। देखो इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, इसको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ये प्रूफ वगैरह को आप देख लेंगे, देख पाएंगे तो ठीक है, नहीं देख पाएंगे तो कोई बात नहीं। आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए, ये हमारा मेन पॉइंट है, ये हमारा मेन पॉइंट है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए करंट, दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईडी, और आईडी की वैल्यू इतनी होती है। तो हमने ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बता दिया। ये जो बाहर करंट है इसको कहते हैं कंडक्शन करंट, और ये इसके यहाँ पर जो करंट बन रहा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये बन रहा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। सुनिए, अगर टोटल करंट की बात मैं करूंगा तो टोटल करंट मेरा होगा IC प्लस ID, यानी कि इन दोनों करंट को जोड़ करके हमारे पास टोटल करंट आएगा। जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां कंडक्शन करंट नहीं होगा, और जहां पर कंडक्शन करंट होगा वहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। मान लिया मेरे पास टोटल करंट 5 एम्पियर का है, तो मैं क्या लिखूंगा, और I इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया कि वहां कंडक्शन करंट 5 है तो वहां डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा, और मैं I इज इक्वल टू लिखूंगा कि मैंने कहा कंडक्शन करंट 0 है, तो ये 5 एम्पियर का डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। टोटल जोड़ करके I ही आना है, ठीक है। तो टोटल जोड़ करके I ही आना है, लेकिन दोनों ये अब टोटल करंट ये होना चाहिए हमारे पास। अब हमारे पास I की वैल्यू IC प्लस ID होगी, और ID की वैल्यू कितनी होती है, तो ID की वैल्यू ये हो गई हमारे पास। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, इसको आप ध्यान करें। इतना आज का हमारे पास मेन पॉइंट क्या रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने के लिए हमने 2 पॉइंटों को ढंग से पढ़ना है, ध्यान करके पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट थे, इन पॉइंट को ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट को ध्यान रखिए, इसकी डेफिनेशन ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे। इसके बाद मैक्सवेल ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए, क्या इक्वेशंस बनाई, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।